सखी सहेली। सखी सहेली। सभी सखियों को राजुल और रेणु चतुर्वेदी का नमस्कार। तो आज तो रेणु जी हम बहुत दिन के बाद सखियों से मिल रहे हैं। हाँ, और याद बहुत आती है लेकिन और बातों बातों में रेणु जी ने बता दिया कि आज हम जो हमारी गीत मंजरी का विषय है वो याद है। तो ऐसे भी याद आती है और वैसे भी याद आती है। और कैसे कैसे याद आती है ये हम गीत मंजरी में कर लेंगे बात। बिल्कुल बिल्कुल। और भी तो हम बहुत कुछ करने वाले हैं। बिल्कुल, यादें तो हैं, होती ही ऐसी हैं जब हम साथ लेकर चलते हैं। और जाहिर है कि साहित्य दर्पण में जैसे हमने शुरू किया है, तो आज हम बताएंगे ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित मलयालम कविता संग्रह ओटक कुशल। मतलब जो सबसे पहले जहाँ से शुरुआत हुई, आज हम उसी से शुरू करेंगे। ज्ञानपीठ अवार्ड की जहाँ से शुरुआत हुई थी। बिल्कुल। और इसके अलावा हम बात करेंगे वीरांगना, भारत की वीरांगनाओं के अंतर्गत हम आज सुहासिनी गांगुली के बारे में बात करेंगे। जो उन्हें याद करेंगे। और क्या याद करने वाले हैं आज हम, कुछ और भी बहुत। हाँ भाई, ऐसा है ना कि वैसे भी आज ही के दिन मतलब बहुत सारे खास काम तो होते ही हैं। आज भी हुए होंगे, कल भी हुए होंगे बहुत सारे, लेकिन आज ये जो खास बात हुई थी विद्युत चालित रेलगाड़ी, तो उसके बारे में थोड़ी सी बातें हम लोग कर लेंगे, साझा कर लेंगे। बहुत सारी सखियों को, बहुत सारे दोस्तों को पता होगा, लेकिन जिन्हें नहीं पता होगा वो एक बार फिर से उन्हें पता चल जाएगा, और जिन्हें मालूम होगा वो एक बार याद कर लेंगे। हाँ, तो यादों के बारे में बहुत सारी यादें जुड़ती जाएंगी। हाँ, यादें जुड़ती जाएंगी और इन यादों को ताजा करते हुए हम गाने भी सुनते चलेंगे और उन गानों से जुड़ी हुई बहुत सारी यादें ताजा होती जाएंगी। तो एक गाना सुन ले फिर आगे बढ़े। बिल्कुल, हम देख रहे हैं, बिल्कुल तुम बेताब हो। नगमे हैं, शिकवे हैं, किस्से हैं, बातें हैं। नगमे हैं, शिकवे हैं, किस्से हैं, बातें हैं। बातें भूल जाती है, यादें याद आती हैं। बातें भूल जाती है, यादें याद आती हैं। ये यादें किसी दिल जानम के चले जाने के बाद आती हैं। यादें यादें यादें। ये जीवन दिल जानी दरिया का है पानी। पानी तो बह जाए, बाकी क्या रह जाए। यादें यादें यादें। नगमे हैं, शिकवे हैं, किस्से हैं, बातें हैं। बातें भूल जाती हैं, यादें याद आती हैं। ये यादें किसी दिल जानम के चले जाने
के बाद आती हैं यादें, यादें, यादें। दुनिया में यूं आना, दुनिया से यूं जाना, आओ तो ले आना, जाओ तो दे जाना। यादें, भूल जाती है, यादें याद आती हैं। ये यादें किसी दिल जानम के चले जाने के बाद आती हैं। यादें, यादें, यादें। भाई यादें आती हैं, याद आती हैं। बिल्कुल। और जो जीवन के छोटे छोटे क्षण होते हैं वो हम अपनी यादों में संजो लेते हैं। लेकिन यादों में हम कुछ और भी संजोते हैं और वो है अपनी भावनाएं। और भावनाओं के लिए, उनको व्यक्त करने के लिए और अपनी भावनाओं को दूसरे तक पहुंचाने के लिए बड़ा सशक्त माध्यम है कविताएं। तो आज हम, जैसा कि आपने पहले बताया ही था सखियों को, हम बात करने वाले हैं ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित, पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित कविता संग्रह ओटक कुशल के बारे में। और ये मलयालम कविताओं का संग्रह है। जी हाँ। और ज्ञानपीठ पुरस्कार के बारे में अगर हम बात करें तो भारतीय ज्ञानपीठ न्यास की ओर से भारतीय साहित्य के लिए दिया जाने वाला, हमारे सभी श्रोता जानते हैं, ये सर्वोच्च पुरस्कार है। और इसकी संस्थापक मतलब उद्यमी और समाज सेवी श्री साहू शांति प्रसाद जैन ने 1961 में की। और 1961 से पुरस्कार के स्वरूप का भी निर्धारण कर, जैसे कि होता है कि उसका निर्धारण करना हो तो गोष्ठियां बनती हैं, कुछ उसके किस तरह से देना है, लोगों से राय ली जाती है और इसके लिए समिति बनती है, गोष्ठियां होती रहती हैं। और इस तरह से 1961 में जो स्वरूप सोचा गया, जो बातें सोची गई, उसको अमली जामा पहनाया गया 1965 में। और पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला मलयालम कवि श्री शंकर कुरूप जी को दिया गया। गोविंद शंकर कुरूप। और उनकी जो सुप्रसिद्ध रचना थी ओटक कुशल। ओटक कुशल का मतलब मलयालम में होता है बांस की नली, यानी कि बांसुरी। हिंदी में मतलब होता है बांस की हाँ, मतलब बांस की नली को मलयालम में ओटक कुशल कहते हैं। यानी कि बांस की नली केवल न कह के अगर हम ये कहें कि बांसुरी का स्वरूप मान लें उसको, है ना? हाँ, बांसुरी का स्वरूप। तो इसके लिए उन्हें चुना गया था। और ओटक कुशल की रचनाओं में भारतीय अद्वैत भावना देखने को मिलती है, यानी ईश्वर एक है। ईश्वर एक है जी। कवि ने प्रकृति के विविध रूपों से अपनी छवि को उसमें देखी है और उसी छवि को अपने खुद को महसूस किया है उस छवि में। और फिर उसी छवि से जो उनका अनुभव हुआ है उसको उन्होंने कविताओं में पिरो दिया है। यानी कि जैसा होता है आमतौर पर कि बिंब और प्रतीकों के माध्यम से ये परंपरागत द्वंद्व विधान और संस्कृत निष्ठ भाषा को परिमार्जित कर अपने चिंतन में जैसे ढाला जाता है, तो इस तरह का कुछ इसमें भी है। और अद्वैत को, अपनी अद्वैत भावना को व्यक्त करना कह सकते हैं कि बड़ा दुरूह कार्य है। हाँ, है ना? बिल्कुल। क्योंकि एकाकार होना और उसको समझना
काफी चिंतन की जरूरत होती है। चिंतन की जरूरत है, बड़ी विलक्षण चीज है। तो इस पुस्तक को जब चयनित किया गया तो ये कहा गया कि अखिल भारतीय संस्कृति और सांस्कृतिक स्पंदन को यथार्थ रूप में अगर देखना इसके माध्यम से देखा जा सकता है, इस कविता संग्रह में देखा जा सकता है। और फिर इस कृति का हिंदी में अनुवाद भी किया गया। हिंदी में अनुवाद करने के बाद इसको ज्ञानपीठ पुरस्कार से नवाजा गया। जो इसका मुख पृष्ठ है उस पर जो मोरपंखी की पत्तियां होती है ना, जिस तरह से वैसा छाया चित्र है पत्तियों का, वो बनी हुई हैं और वो बहुत सुंदर लगती हैं। क्योंकि अगर अद्वैतवाद की बात करनी हो तो मोर जैसे लगता है कि बहुत उसका प्रतीक के तौर पर प्रयोग किया जाता है। हाँ, मोर और शायद बांसुरी शायद इसीलिए कृष्ण ने इन दोनों को धारण किया है। बिल्कुल। और जी, पुस्तक में मेरी कविता शीर्षक से कवि ने अपनी बात कही है और एक स्थान पर वो कहते हैं कि कुछ लोगों का मंतव्य है कि वैज्ञानिक अभिजाता बढ़ाने के लिए साथ साथ विलक्षणता कम होने लगती है। यानी कि अगर आप वैज्ञानिक दृष्टिकोण में जाते हो तो आपकी विलक्षणता कम हो जाती है। तो ऐसा इसलिए भी हुआ ना क्योंकि जी शंकर कुरूप जी शुरू से ही जब उनका पाटी पूजन हुआ था तो उस वक्त उन्होंने संस्कृत साहित्य से शुरुआत की थी और बहुत कम उम्र में उन्होंने अभिज्ञान शाकुंतलम और मेघदूत के वो जो श्लोक होते हैं वो याद कर लिए थे। और इस तरह संस्कृत पढ़ते फिर उनका रुझान अंग्रेजी भाषा की तरफ हुआ, अंग्रेजी साहित्य पढ़ा और फिर उन्होंने इस तरह से उनका अद्वैतवाद में जो उनका अनुभव था वो विस्तृत होता गया। लेकिन जिस तरह से उन्होंने, हमें लगता है कि विज्ञान और इसकी कसौटी पर देखा है वो अपने आप में बहुत अतुलनीय है ना। जैसे कि उन्होंने कहा ना कि चिंतन शक्ति के प्रहार से कल्पना का प्रसाद आमतौर पर कहा जाता है कि ढह जाता है, लेकिन इनका कहना है कि वास्तव में विज्ञान की कल्पना का क्षेत्र विकसित हो जाता है और तभी जो है आपका कौतूहल बढ़ता है। बिल्कुल, है ना। बिल्कुल। वो बचपन के दिनों की एक बात का जिक्र करते हैं कि जब अंधेरी रातों में मैं अपने छोटे घर के बरामदे में बैठकर घने बादलों की गोद से निकलकर उसी में छिप जाने वाली बिजली को देखता तो जाने क्यों उछल पड़ता। एक बार फिर से इस लाइन को पढ़ो। जब अंधेरी रातों में मैं अपने छोटे घर के बरामदे में बैठकर घने बादलों की गोद में से निकलकर उसी में छिप जाने वाली बिजली को देखता तो जाने क्यों उछल पड़ता। क्या बात है। आज मैं बिजली से अनभिज्ञ नहीं हूँ, वो मेरे परिवार का ही अंग बन गई है और इस समय मेरी मेज के पास खड़ी होकर पतले कांच के झीने अवघुंटन के भीतर से मेरी लेखनी उसे देख देख मुस्कुरा रही है। फिर भी विद्युत की अप्सरा के प्रति तथा उसको बांध कर रखने वाले मनुष्य के प्रति मेरा कौतुक रत्ती भर भी कम नहीं हुआ है। अपने शरीर पर हाथ लगाने के अविवेकी कृत्य करने वालों को भस्म कर देने वाली बिजली क्या चरित्र गुण में दमयंती से कम है? यहाँ पर देखिए ना, भारतीय संस्कृति का बिल्कुल वो जिक्र करते हैं। उनका अनुभव जो है वो कविता के माध्यम से जब प्रस्फुटित होता है तो कुछ इस तरह की रचनाएं होती हैं ओटक कुशल की। जी हाँ, जैसे ये वाली लाइन फिर से पढ़ने का दिल कर रहा है कि वो मेरे परिवार का ही अंग बन गई है और इस समय मेरी मेज के पास खड़ी होकर पतले कांच के झीने अवगुंठन के भीतर से मेरी लेखनी उसे देख देख कर मुस्कुरा रही है। क्या बात है। लेखनी तक उससे परिचित हो चुकी है और वो भी खुश हो रही है। और जिस तरह से उन्होंने पतले कांच का अवगुंठन यानी घूंघट की जो मतलब उपमा दी है और कल्पना की है, वाह क्या बात है, बहुत सुंदर। ये मलयालम में था और इसका हिंदी में अनुवाद किया गया। फिर अगर हम ओटक कुशल की कुछ रचनाओं की बात करें तो एक उसमें खासतौर से ये कहा गया था जब ये पुरस्कार दिया गया था कि कविता का जो कंटेंट है, जो उसकी भावना है, वो लोगों तक पहुंचे, ये मूल उद्देश्य है, ना कि वो जो छंद है या लयबद्धता है या जो एक मीटर होता है, एक रिदम होती है, वो आकर्षित लोगों को करे। ये ज्यादा, उससे ज्यादा बेहतर है कि जो कहा जा रहा है कथ्य है, वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो कहीं कहीं पर ये कविताएं जो है गद्य सी लगती हैं, लेकिन वास्तव में मलयालम में ये बाकायदा छंदबद्ध हैं। और हिंदी में ये तो वैसे भी राजुल ऐसा है कि यहाँ पर जब हिंदी की बात आती है तो उसको एक तरह से सिर्फ समझाने भर के लिए उसका किया जाता है। अगर उतने मीटर में जाएंगे तो जाहिर है कि जिस भाषा में जो कविता लिखी जाती है उसका भावानुवाद वैसे तो किया जाता है, लेकिन फिर भी उस हद तक नहीं पहुंच सकती कोई भी चीज हो, है ना। बिल्कुल, मौलिक रचना मौलिक ही होती है। हाँ, वो तो है जी। इनकी कुछ और भी रचना है। इनकी एक रचना है, तूने अपनी सांसों की फूंक से उत्पन्न कर दी है प्राणों की सिहरन, क्या बात इस निस्सार खोखली नली में।
क्या बात है। हो सकता है कल ये वंशी मूक होकर काल की लंबी कूड़ेदानी में गिर जाए, या ये दीमकों का आहार बन जाए, या ये मात्र एक चुटकी राख के रूप में परिवर्तित हो जाए। तब कुछ ही ऐसे होंगे जो शोक निश्वास लेकर गुणों की चर्चा करेंगे। लेकिन लोग तो प्रायः बुराइयों के ही गीत गाएंगे। जो भी हो, मेरा जीवन तो तेरे हाथों समर्पित होकर सदा के लिए आनंद लहरियों में तरंगित हो गया, धन्य हो गया। वाह, बहुत सुंदर। तुम्हें याद कर बांस
बांसुरी का तो एक काम ही ये है कि हालांकि छिद्र ही छिद्र होते हैं, लेकिन उन छिद्रों के बावजूद जो ध्वनि निकलती है बांसुरी से, वो मन मोह लेती है। बिल्कुल, सीने में छिद्र हैं फिर भी रोती नहीं बांसुरी, सीने में छिद्र हैं फिर भी रोती नहीं बांसुरी, मधुर तराने तब भी छेड़ती बांसुरी, बांसुरी से सबक ये सीखो दिल न किसी का दुखाओ, भले ही दिल खुद का दुख है पर दूसरों को हंसाओ। हमारे श्रोता देखिए कितनी अच्छी बात है। क्या बात है, क्या बात है। बहुत बहुत साधुवाद इनको। अच्छा, ज्ञानपीठ पुरस्कार के बारे में एक बात बता दें कि जब ये पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था तो उसमें 1 लाख रुपए की राशि का उनको दिया गया था, अनुदान दिया गया था। और इसके साथ ही साथ जो ओटाकुशल की का प्रकाशन किया था ज्ञानपीठ ने, उसके साथ ही साथ उनकी चुनी हुई 10 और कविताएं, उनका एक संग्रह प्रकाशित किया था जिसका नाम था एक और नचिकेता। और इस कविता संग्रह को प्रकाशित करते हुए भी उन्होंने बहुत हर्ष व्यक्त किया था और इसमें भी यही अद्वैतवाद की बातें हैं जी। और साथ ही साथ ये भी कहा था कि ये जो कविताएं हैं, जो ओटाकुशल की कविताएं हैं, वो जी शंकर कुरूप के 50 वर्ष तक की कविताएं हैं इसमें। अच्छा। और आगे वो और भी लिखते गए। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि ओटाकुशल के बाद उन्होंने न सिर्फ कविताएं लिखी बल्कि अनुवाद भी किए। और अनुवाद करने में आप ये सोचिए कि उन्होंने रघुवंशम का अनुवाद किया मलयालम में, टैगोर की गीतांजलि का अनुवाद किया गुरुदेव की, और इसके साथ ही साथ उन्होंने एक और संस्कृत साहित्य का काफी सारा अनुवाद किया। तो ये सारी चीजें बताती हैं कि उनका भाषा पर कितना ज्यादा नियंत्रण था। और उसके साथ साथ करने की एक जिजीविषा जो होती है वो भी बहुत बड़ी बात है कि आपके पास योग्यता है लेकिन उसके साथ आप समाज को क्या दे रहे हैं। अगर आप साहित्यकार हैं तो साहित्य का कितना सृजन कर रहे हैं और कितना समृद्ध कर रहे हैं साहित्य के खजाने को, है ना। अध्यापन करते हुए वो ये सारे काम करते गए। क्या बात है। तो हम तो अपनी बात तो सोचते हैं लेकिन उसके साथ साथ जो होता है, ये जो 1 लाख रुपए नगद राशि दी जाती है उसके साथ साथ एक मतलब प्रमाण पत्र जैसा कहें या प्रशंसा पत्र कहें, वो भी प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। इसके साथ साथ कोई भी पुरस्कार राशि होती है उसके साथ ये भी अवश्य दिया जाता है, ताकि आप हर जगह पुरस्कार राशि नहीं दिखाएंगे, वो प्रशस्ति पत्र जरूर दिखाया जाएगा। वो एक प्रमाण के तौर पर रहता है जिसको भी ये सम्मान मिलता है। और रेणु जी, आज हम वीरांगनाओं के बारे में भी उन्हें भी याद करने वाले हैं। क्या बात है, बिल्कुल बिल्कुल। तो भारत की मिट्टी में कुछ ऐसी बात है कि यहाँ पर जो नारी है वो भी जब उठकर खड़ी होती है तो एक नया सैलाब आता है, एक क्रांति उठती है और उस क्रांति में वो ऐसा रूप धारण करती है कि जितनी भी उसके साथ अभाव हैं, कमियां हैं या कुछ परेशानियां हैं या मुश्किलें हैं, उन सबको पार करते हुए वो विजयी बन के आती है। भाई, स्त्री में कहते भी है ना कि धरती जैसा धैर्य होता है, सहन शक्ति होती है। तो जाहिर है कि अगर जिस घर चलाना, जैसे यूं कहें अगर हम छोटे से रूप में लें तो गृहस्थी चलाने में भी हर तरीके के झंझावात झेलने पड़ते हैं, हर तरीके की आंधी बारिश ओले सब देखने पड़ते हैं। तो जब उससे निकल जाती है तो फिर तो किसी भी क्षेत्र में वो विजयी होती है। और ऐसी स्त्री जब युद्ध क्षेत्र में या संघर्ष के दिनों में आगे आती हैं तो जाहिर है कि एक अपना अलग परचम लहराती हैं। और हमारे देश की मिट्टी की तो क्या कहना है ना। तो आज और वैसे भी हमारे यहाँ खासतौर से हमें ये लगता है राजुल कि अगर हम वैदिक युग की बात करें या प्राग वैदिक युग की भी बात करें तो चूंकि बराबरी का दर्जा पहले से मिला हुआ है तो एक कहीं ना कहीं जीन की आजकल जो हम बात कर रहे हैं या डीएनए की बात करते हैं उसमें कहीं ना कहीं एक बराबरी के दर्जे वाला है हमारे अंदर। और इसलिए जब भी कुछ करते हैं तो वो सशक्तिकरण वाली जो बात है वो अपने आप से है, अपने आप से मतलब नारी से डालने की जरूरत नहीं है। हाँ, अलग से डालने की जरूरत नहीं है। तो आज एक ऐसी ही नारी की हम बात करने वाले हैं, भारत की मिट्टी से जन्मी सुहासिनी गांगुली जी, जिन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में बहुत बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। और इनका जन्म आज ही के दिन यानी 3 फरवरी को 1909 में हुआ था, खुलना बंगाल में। उनके पिता का नाम अविनाश चंद्र गांगुली और माता का नाम था सरला सुंदरी देवी।
और जब 1924 में मैट्रिकुलेशन की परीक्षा उत्तीर्ण की, इंटरमीडिएट ऑफ आर्ट्स कर रही थी, उसी दौरान उन्हें बोलने और सुनने में अक्षम बच्चों के स्कूल में अध्यापन कार्य का मौका मिल गया और कोलकाता चली गई। इस बीच एक तैराकी स्कूल में वो कल्याणी दास और कमला दास गुप्ता के संपर्क में आई। ये उन दिनों बंगाल, कोलकाता में क्रांतिकारी गतिविधियों में सक्रिय महिलाएं थीं। तो इस तरह से उनका क्रांतिकारियों से परिचय हुआ। फिर वो क्रांतिकारी गतिविधियों में सहायता करने का प्रशिक्षण लेने लगी। तो 1929 में विप्लवी दल के नेता रसिक लाल दास से परिचय होने के बाद वो पूरी तरह से दल में सक्रिय हो गई और 1930 का जो चटगांव बहुत प्रसिद्ध शस्त्रागार कांड है, उसमें बहुत सारे क्रांतिकारी ब्रिटिश पुलिस की धरपकड़ से बचने के लिए चंद्रनगर चले गए। तो सुहासिनी गांगुली उन्हें सुरक्षा देने के लिए कलकत्ता चली गई, क्योंकि उन्होंने बकायदा इस बात का प्रशिक्षण लिया था कलकत्ता से चंद्रनगर चली चंद्रनगर पहुंच गई, क्योंकि उन्हें ये प्रशिक्षण मिला था कि किस तरह से वो वक्त आने पर सहायता कर सकती हैं क्रांतिकारियों की। तो वहां पहुंचकर उन्होंने एक स्कूल में पढ़ाना शुरू किया। छद्मवेश धारण करना सिखाया जाता था इन्हें, और एक गृहस्थ स्त्री का छद्मवेश धारण किया। और इनके पति थे शशिधर आचार्य। उनकी पत्नी बनकर ये उस घर में रहती थी और दिन में स्कूल में पढ़ाती थी। पूरे दिन अपने बच्चों के, छोटे छोटे बच्चों के बीच में उनकी ममतामयी टीचर बन के, अध्यापिका बन के रहती थी। घर आती थी तो जो क्रांतिकारी होते थे वो उन्हें सुहासिनी दीदी करके पुकारते थे। तो लोगों को लगता था कि भाई ये एक सामान्य सा घर है जहाँ पर पति पत्नी और उनसे कुछ मिलने वाले आते जाते रहते हैं। जबकि हकीकत ये थी कि वहाँ पर गणेश घोष, लोकनाथ बल, जीवन घोषाल, हेमंत तरफदार जैसे क्रांतिकारी अक्सर आते थे और ठहरते थे। जी, तो जाहिर है कि उन्हें खाना पीना देना, उनको आश्रय देना, उनकी जो भी और भी ज़रूरत होती थी, उनके संदेश कहीं इधर से उधर पहुंचाने, इन सब चीज़ों में मदद करना ही पड़ता था। तो इतनी सावधानी के बावजूद, सब करने के बावजूद पुलिस को शक हो गया। और उस समय की बात है जब जीवन घोषाल सुहासिनी दीदी के घर ठहरे थे। पुलिस ने मकान को चारों तरफ से घेर लिया। जीवन घोषाल पुलिस की गोली से तो मार दिए गए, बाकी सभी गिरफ्तार हो गए और उन्हें हिजली जेल में भेज दिया गया। हाँ, मतलब शशिधर आचार्य, सुहासिनी गांगुली और उनके साथ जितने क्रांतिकारी साथी थे वो सभी गिरफ्तार हो गए। फिर 8 साल तक वो जेल में रही। उन्हें 1938 में रिहा किया गया। रिहा होने के बाद भी वो बाकायदा सक्रिय रही उन गतिविधियों में। 1942 का जो स्वतंत्रता आंदोलन हुआ था उसमें भी उन्होंने बढ़ चढ़कर भाग लिया और फिर एक बार जेल गई। 1945 में वो जेल से रिहा हुई और उन दिनों हेमंत तरफदार धनबाद के एक आश्रम में सन्यासी के वेश में रह रहे थे। सुहासिनी गांगुली उसी आश्रम में सुहासिनी दीदी बनकर रहने लगी और अपनी ममता लुटाने लगी। बिल्कुल, और इस तरह से बाकी का जीवन उन्होंने इसी आश्रम में बिताया। भारत को आज़ाद देखना उनका सबसे बड़ा स्वप्न था। इस सपने को पूरा करने के लिए उन्होंने अपना पूरा जीवन लगा दिया, जैसा कि अभी हमने बताया। उनके इस त्यागमय साहसिक कार्य को सम्मान देने के लिए कोलकाता की एक सड़क का नाम भी सुहासिनी गांगुली सखी रखा गया है। सुहासिनी गांगुली सरनी, सुहासिनी गांगुली सरनी रखा गया है। दुआ बन के तमन्ना मेरी, जिंदगी शम्मा की सूरत हो खुदाया मेरी, लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी। है वतन वतन मेरे आबाद रहे तो, है वतन वतन मेरे आबाद रहे तो, है वतन वतन मेरे आबाद रहे तो, मैं जहाँ रहूँ जहाँ में याद रहे तो, मैं जहाँ रहूँ जहाँ में याद रहे तो, है वतन मेरे वतन, है वतन मेरे वतन। तू ही मेरी मंजिल है, पहचान तुझी से,
रेणु जी, एक जमाना था जब जाना, कहीं बाहर जाना, शहर से बाहर जाना, एक उसका अलग ही आकर्षण हुआ करता था। अरे कितनी तैयारी होती थी। और पहली बात तो ऐसा होता था ना कि देखो, नौकरी के लिए भी लोग कोशिश करते थे कि हम अपने ही शहर में रहें। शादी ब्याह भी बहुत दूर नहीं करते थे क्योंकि यात्राएं बहुत मुश्किल होती थी। लेकिन जब कहीं जाना होता तो सच में जो आजकल जैसे बड़े सामान्य सी बात लगती है, ऐसा नहीं था। बड़ा मतलब उसके लिए इतनी तैयारी और इतने ख्वाब देखे जाते थे कि कैसे जाएंगे। और बचपन में तो ट्रेन में ऐसे बैठो तो लगता था पता नहीं कहाँ जन्नत में पहुंच गए हो रहा है, उत्साह का ठिकाना ही नहीं होता था। ऐसे लगता था जन्नत में पहुंच गए। हाँ, और जब स्टेशन पे पहुंचते थे तो बड़े ध्यान से सब देखा जाता था कि वो स्टेशन बिल्कुल पिकनिक स्पॉट बन जाता था। और यूं लगता था जैसे हर इंसान जो है यहाँ पर बस कितना खुश खुश दिख रहा है, सब बाहर जा रहे हैं। और अच्छा, ये वाली रेलगाड़ी आ रही है, ये रेलगाड़ी कहाँ जा रही है, उस पर जो डिब्बों पर नाम लिखे रहते थे वो हम पढ़ते थे। और इंजन आता था, इंजन देखने का बहुत कौतुक रहता था, बहुत ज्यादा। और उसके साथ जुड़ी हुई कितनी पहेलियां होती थी, है ना? बहुत सारी। कोई पहेली याद आ रही है हमें लगता आपको? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं बोलने वाले। उस इंजन को देखने के से जो एक रोमांच सा होता था, एक भाप वाला जो इंजन आता था जो धक 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 करता था जोर से, तो छोटे बच्चे अक्सर उससे डर जाते थे। तो इसीलिए तो उसको छुक छुक ट्रेन कहते थे ना, क्योंकि वो वैसे ही चलता था। चलिए, लेकिन उसके बारे में भी बताएंगे। लेकिन जो हम आज बात करने जा रहे हैं ना कि विद्युत चालित ट्रेन की बात, ये तो सबसे पहले 1925 में चला ना। सबसे पहले, और आज ही के दिन 3 फरवरी को। क्या बात है। तो आज के दिन बस ये सोचिए कि कितना उस स्टेशन पर कितना रोमांच होगा। कुर्रा से जब चली थी ये ट्रेन, वीटी स्टेशन तक गई थी, तो वहां पर बीच में कितना जब स्टेशन पर वहां चलने वाली होगी तो लोगों ने कैसा अंदर से कितना वो हो रहा होगा कि अब यहाँ पर विद्युत चालित ट्रेन चलने वाली है, कैसे चलेगी, तमाम तरह के प्रश्न होते हैं, शंकाएं होती हैं। और फिर जब ट्रेन दौड़ पड़ी और पहुंच गए अपने गंतव्य पर, तब लोगों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। बिल्कुल। और एक उत्सव जैसा माहौल तो होता है, कोई भी नया काम होता है, क्योंकि विद्युत चालित ट्रेन से पहले जो तुमने बात की ना, उसमें तो ये जो पहली भी होती थी कि अक्सर मतलब दोनों से जुड़ा हुआ ये है पहली, कि जैसे कहते थे कि एक इलेक्ट्रिक ट्रेन है और अगर वो पूरब की तरफ जा रही है तो बताओ उसका धुआं कहाँ जाएगा। तो बड़े मजे से लोग कहते थे पश्चिम की ओर। तब लोग हंसते थे, कहते थे नहीं भाई, इलेक्ट्रिक ट्रेन है, उसमें धुआं नहीं निकलता है। तो ये बहुत मजाक का विषय भी होता था और पहली होती थी। लोगों की ज्ञान देखा जाता था कि कितनी जानकारी है या कितने सतर्क हैं। बिल्कुल। फिर अब जो ये इलेक्ट्रिक ट्रेन पहली बार जो चली तो उससे जो उत्साह लोगों का बढ़ा, उसके बाद ये इलेक्ट्रिक लाइंस जो हैं वो नासिक में इगतपुरी तक और पुणे तक, इधर पुणे तक बिछाई गई थी। और पहली विद्युत ट्रेन जो चली थी वो 1500 वोल्ट डीसी यानी डायरेक्ट करंट से चालित थी। जी, वैसे भी जो इतनी भारी ट्रेन होती है तो उसको खींचने के लिए थोड़ा ज्यादा ही चाहिए होता है। लेकिन हाँ, इसके साथ साथ एक बात और है कि ये सचमुच जो 1500 वोल्ट है यानी कि डायरेक्ट करंट से चलती है। और अब तो जाहिर है कि जैसी गति और जो ट्रेन की लंबाई उन सब के हिसाब से और दूरी के हिसाब से इसके वोल्ट और बढ़े हैं। तो यहाँ पर ये जरूर कहना चाहेंगे राजुल कि जो लोग छत पर बैठ के सफर करते हैं, यात्रा करते हैं, वो इस तरह से न करें, क्योंकि ऐसे में बहुत सारे लोगों की जानें भी जाती हैं। बिल्कुल, है ना। क्योंकि ये करंट है, ऐसा आपको लगेगा बहुत दूर है, लेकिन ये लिटरली सच मायने में वो खींच लेते हैं अपनी ओर, क्योंकि इतनी तेज होता है करंट कि वो खींच लेता है। इतनी बड़ी ट्रेन को चलाने के लिए तो चाहिए ही होगा। तो अच्छा, हम लोग कितने शौक से देखते थे कि पैसेंजर ट्रेन से जा रहे हैं कि एक्सप्रेस ट्रेन से जा रहे हैं कि कौन से ट्रेन से जा रहे हैं। लेकिन अगर पैसेंजर ट्रेन होती थी तो लगता था देर से पहुंचेंगे, और अगर एक्सप्रेस ट्रेन है तो अच्छा हाँ जल्दी पहुंचेंगे। हाँ, थोड़ा फक्र महसूस करते थे। लेकिन कहीं कहीं लगता था कि पैसेंजर ट्रेन बहुत अच्छी है, क्योंकि सारे जो नज़ारे हैं प्रकृति के वो बड़े आसानी से देखते हुए जाएंगे। क्योंकि अगर सावन का मौसम है या बारिश का मौसम है तो बाहर देखना बड़ा अच्छा लगता था। बहुत अच्छा लगता तब लगता था ये धीरे धीरे चल रही है और बहुत लंबा सफर है तो बड़ा अच्छा है ना। कैसी कैसी चीजें होती हैं कि कब कौन सी चीज अच्छी लगती है ये हमें पता ही नहीं चलता। और आपकी इस बात से कितने सारे पहले के पढ़े हुए ऐसे कुछ लेख, कुछ पाठ याद आ गए जिनमें रेलगाड़ी के सफर की बात थी कि कैसे पेड़ भाग रहे हैं स्टेशन पर, कैसे अलग अलग स्टेशन पर कैसे उस जगह की आवाजें, उस जगह का खान
पान, इन सब से परिचित होते चलते थे। जी हाँ, और ट्रेन पर तो बहुत सारी और भी कहानियां लिखी गई हैं, जैसे शिवानी जी ने लिखा है सती, वो बहुत मजेदार है, यात्रा का वर्णन है, और यात्रा के उस पर तो हमें लगता है बहुत सारी और भी कहानियां हैं, कविताएं हैं। लेकिन जो हम छुक छुक ट्रेन की बात कर रहे थे, वो भी बड़ा मतलब लगता है कि जो बॉम्बे वीटी की जो हमने बात तुमने बताया ना कि यहाँ से चली थी कुर्ला हार्बर तक, तो ये बॉम्बे वीटी से ही जो आज हम जिसको कहते हैं छत्रपति शिवाजी टर्मिनल, वहां से ही पहली ट्रेन भी चली थी जो 1853 में चली थी 16 अप्रैल को, और ये ट्रेन 35 किलोमीटर की दूरी तक चली थी। लेकिन ये ट्रेन छत्रपति शिवाजी से चलकर ठाणे के बीच तक गई थी, तो बहुत छोटी सी चलाई गई थी। तो इस तरह से जब शुरुआत हुई और फिर 1925 में इस तरह से बिजली से चलने लगी। और ये जो ट्रेन चली थी ये प्लेटफॉर्म नंबर 2 से चली थी, और उसको चलाने के लिए उस वक्त गवर्नर आए थे वहां पर। क्या बात है। उन्होंने रिबन काटा था और तब वो ट्रेन चली थी। तो काफी बड़ा आयोजन था, काफी बड़ा जलसा था। वैसे एक बात, इन सारी बातों से जो एक बात मेरे अंदर आई है वो ये है कि ये जरूर है कि गति बढ़ने के साथ हम जीवन में आगे बढ़ने के मौके जल्दी ढूंढ लेते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा गतिवान होने पर कुछ कुछ जो आनंद के पल होते हैं वो छूट जाते हैं। जी हाँ, इसीलिए आज भी जो होते हैं ना कि हवाई यात्रा से ज्यादा बेहतर रेल यात्रा लगती है ना। बजा रही है, गाड़ी बुला रही है, सीटी बजा रही है, चलना ही जिंदगी है, चलती ही जा रही है, गाड़ी बुला रही है, सीटी बजा रही है। देखो वो रेल बच्चों का खेल, सीखो सबक जवानों। देखो वो रेल बच्चों का खेल, सीखो सबक जवानों। सर पे है बोझ, सीने में आग, लब पे धुआं है जानो। तूफान पीछे बरसात, ऊपर गगन पे बिजली। आगे तूफान पीछे बरसात, ऊपर गगन पे बिजली। सोचे न बात दिन हो के रात, सिग्नल हुआ के निकली। गाड़ी का बुलाना और हमारा दौड़ कर जाना और नई नई जगहों पे घूमना बहुत याद आता है, बहुत याद आता है। भाई यादों की अगर बात कर रहे हैं तो यादों को हम अच्छी यादें, बुरी यादें, खट्टी यादें, मीठी यादें इस तरह से देखते हैं, लेकिन यादों का बकायदा एक वैज्ञानिक संदर्भ होता है। और वैज्ञानिक संदर्भ में इन्हें
यादों को एक ऐसी फैकल्टी माना गया है जहां पर मस्तिष्क खुद तक पहुंचने वाली सूचनाएं आत्मसात करता है और यहीं पर उन्हें इकट्ठा करता है, उन सूचनाओं को, और वो यादें बन जाती हैं। जी। फिर जरूरत पड़ने पर इन्हीं सूचनाओं में से सीखने या जानकारी ढूंढने की कोशिश करता है। और इस तरह से जब बार बार वो एकत्रित की हुई सूचनाओं में से कोई चीज ढूंढता है और उसको और उसको जीवन में अपने उतारता है, तो ये एक याद बनती जाती है कि पहले पहल हमने वो किताब पढ़ी थी, पहले पहल हम वहां गए थे, पहले पहल ये हुआ था। हाँ, ये तो जैसे कि सामान्य तौर पर अगर हम देखें तो हम यही याद करते हैं कि अच्छा उस जगह गए थे तो कौन सी साड़ी पहनी थी या कौन सा कपड़ा पहना था। लेकिन सीखने की प्रक्रिया भी इससे जुड़ी हुई है, इस पर हमने कभी गौर नहीं किया होगा आपने। बिल्कुल बिल्कुल, है ना, कि कैसे हम जब सीखते हैं तो हम याद करते हैं कि अच्छा हमें कक्षा 10 में ये पढ़ाया गया था, अच्छा हाँ सूरदास की ये रचना है या कबीर ने ऐसा कहा है। तो ये याद करना और सीखना, या जैसे कि अगर हम कोई तैरना हो या चलना हो या लिखना है, ये सब चीजें हम याद जब करते हैं तो सीखते हैं कुछ, मतलब सीखने के लिए याद करते हैं कि अच्छा हमें ऐसे, अब जैसे होमवर्क बच्चे करते हैं तो जब घर में कोई कार्य करते हैं तो याद करते हैं कि अच्छा कक्षा में कैसे क लिखवाया गया था। हाँ। तो ये याद करना जो है ये सीखने की प्रक्रिया है। और इसी को बढ़ाने की कोशिश की जाती है हमारे शैशव काल में, जब बचपन में इसी चीज को बढ़ाने के लिए तरह तरह की जो अभ्यास होते हैं वो करवाया जाता है उसको। पहाड़े याद करना याद है आपको? बिल्कुल याद है, बिल्कुल याद है। बस अब ज्यादा ना घुमाना हमें, अब गाना सुना दो तुम।
था है वही दीदार गालम, फिर आने लगा याद वही प्यार का आलम, इनकार का आलम कभी इकरार का आलम, प्यार का आलम, प्यार का आलम। ये जो आलम है ना, ये बहुत याद आता है। और हमारे जो सुनने वाले हैं ना, उनको भी याद आ रहा है। और तुम कहाँ पहाड़े याद करा रही थी? वैसे तो याद जो है ना, भूलना और याद करना एक कितना जुड़ा हुआ शब्द है ना राजुल, कि कभी कभी याद के का दूसरा शब्द भी कह सकते हैं इसको भूलना। भूलना भी एक सामान्य प्रक्रिया है। और दिमाग जो है, जो बहुत जरूरी चीजें नहीं होती हैं या कभी कभी जो अरुचिकर होती हैं, उनको भुला देता है। लेकिन कुछ को हम भुलाने की कोशिश करते हैं, और शायद इसीलिए कोशिश करते हैं क्योंकि वो बहुत याद आती हैं, है ना? तो याद आना और भूल जाना, ये दोनों एक दूसरे के, समझ लीजिए, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। लेकिन इन सिक्के के दो पहलुओं के बीच में कई बार बच्चों को बहुत दिक्कत होती है, और बच्चों की छोड़िए, बड़ों को कितनी होती है। ये भी तो याद करिए कि कितनी बातें ऐसी होती हैं जो हमारे जीवन में हम चाहते हैं हम उन्हें भुला दें, क्योंकि जितनी बार भी वो हमारे सामने आती हैं, हमारे जहन में आती हैं, उनके बारे में हम सोचते हैं, उतनी बार हमें पीड़ा होती है, दुख होता है। हाँ। लेकिन हर बार हम सोचते हैं कि हम उन्हें भुला देंगे। नहीं, इसलिए उसको भुलाना नहीं चाहिए, बल्कि आप अपने आप को कहीं बहुत अच्छी यादों से जोड़ लें तो वो अपने आप चली जाएंगी। जैसे कहते हैं ना कि जो कोई भी रेखा है तो उससे बड़ी रेखा खींच दें तो अपने आप छोटी हो जाएगी। आप उस पर ध्यान न दें, उस छोटी रेखा पर या पहले वाली रेखा पर या पहली वाली यादों पर, और दूसरी बहुत अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी यादों को इतना संजोलें कि उसके लिए जगह ही ना बचे। यानी कि यादें, बिल्कुल, यानी कि यादें संजोनी चाहिए, बनानी चाहिए। और अगर मान लीजिए रेणु जी कभी ऐसा हो भी कि आपकी वो यादें भूल ही नहीं रही, आपका ध्यान जा रहा है बार बार, तो वो एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, उसको मानकर चलिए, उस पर ज्यादा ध्यान ना दें। अब उस बात को जो कि बरसों पहले गुजर चुकी है, उसका दुख आज मत मनाइए, क्योंकि वही बात है ना, आज में जीना। तो आज उस दुख को, इतना लंबा दुख आपने अपना कर लिया है कि उस पल का दुख, बरसों पहले जो एक दुख आपको मिला था, उसका दुख आप आज तक लेकर चल रहे हैं साथ साथ। तो कितने घाव, कितने जो नासूर हैं, वो आपने अपने हृदय में पाल रखे हैं। पाल नहीं रखे हैं, बल्कि उसको जीवित कर लिया है, और बहुत अच्छे से आप उसको सजा रही हैं, संवार रही हैं और पोषित कर रही हैं। तो उसका एक और तरीका है कि उसका रेचन कर लिया जाए, यानी कि जो जैसे पहले तो कहा कि इग्नोर करेंगे उसको, वही जैसे हमने कहा ध्यान न दें, और इतनी जगह न छोड़ें कि उसको कहीं जगह मिले आपके उसमें दिमाग में घुसने की। और उसके साथ साथ एक रेचन बहुत अच्छी बात है, आप अकेले में खूब चाहे तो दुखी हो लें, चाहे रो लें, और उसको निकाल भी सकती हैं। हाँ, एक बार मन करे तो पेड़ों के साथ बैठ के कर लीजिए और रेचन कर लीजिए, उसको निकाल दीजिए बोल के, और अब बहुत अच्छे से निकल जाएंगी वो बातें। और बड़ी प्यारी प्यारी और भी दुनिया में चीजें, उन्हें देखिए अपने आसपास। क्योंकि किसी नश्तर को अपने साथ लेके, जो चुभता रहता है आपको, उसको साथ लेके चलना बड़ा मुश्किल होता है। तो बस मुश्किल होता है। और एक अभी बहुत अच्छी एक और बात आई कि एक वर्तुल सा बन जाता है, एक जो लय बन जाती है वो कभी खत्म नहीं होती है। जो लहरें जो होती हैं, जैसे उनको वर्तुल बोलते हैं, जो चक्र बनती हैं, वो कभी समाप्त नहीं होती हैं। अगर आप देखें तो एक वर्तुल बनता जाता है, तो आप उससे नहीं निकल पाएंगे, तो वो बनने ही मत दीजिए। अच्छा, अब कुछ अच्छी बातें हो जाएं, हमारे सुनने वाले। नहीं, ये भी जो बातें थी बहुत अच्छी थी जी। वो तो है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हमारे श्रोता बताएंगे कि उन्हें कैसी लगी, और हमारी कोशिश यही है कि आप बड़ी प्यारी प्यारी मीठी मीठी खुशनुमा यादों के साथ रहें और खूब खुश रहें। तो हम एक गाना सुन लें? हाँ हाँ, जरूर। वो दिन याद करो, वो दिन याद करो, वो छुप छुप के मिलना, वो हंसना हंसाना, वो दिन याद करो, वो दिन याद करो, वो दिन याद करो, वो फूलों की छैया, वो मौसम सुहाना, वो दिन याद करो।
चमन में, चांद और सूरज है जैसे गगन में, फिरते थे आजाद हम तो चमन में, चांद और सूरज है जैसे गगन में। अब तो ये जीवन है उलझन की सीमा, धड़के मेरा दिल अब धीमा धीमा, वो दिन याद करो, वो दिन याद करो, वो दिन याद करो, वो फूलों की छैया, वो मौसम सुहाना, वो दिन याद करो। दिन याद करो, वो दिन याद करो, वो छुप छुप के मिलना, वो हंसना हंसाना, वो दिन याद करो, वो दिन याद करो, वो दिन याद करो, वो फूलों की छैया, वो मौसम सुहाना, वो दिन याद करो, वो दिन याद करो। बहुत पुराने क्या याद करें। देखिए हमारे जो एक सुनने वाले हैं वो तो अभी याद कर रहे हैं, हाँ। ट्रेन की यात्रा को याद कर रहे हैं। लिखा है आज का दिन हमारे लिए यादगार हो जाएगा। आज क्यों? हमारे घर की चौथी छत की ढलाई हो रही है और मैं यहाँ खड़ी सखी सहेली सुनते हुए मजदूरों को भी देख रही हूँ। ट्रेन से जुड़ी बहुत यादें हैं मेरी छत से अभी चलती हुई ट्रेन दिखाई दे रही है। क्या बात है, कितनी अच्छी जगह कर रहे हैं। और ऐसे ही देखो हमारे श्रोता जब जुड़ते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है। जैसे हमने उस दिन महादेवी वर्मा जी के बारे में बताया तो हमारे एक श्रोता ने लिखा कि हमारी अम्मा वनस्थली में पढ़ी थी और महादेवी जी से मिली थी और वो इस समय कार्यक्रम सुनकर बहुत आह्लादित हो रही हैं, बड़ी खुश हो रही हैं। तो ऐसे चीजें याद आ जाती हैं। जब तार जुड़ जाते हैं तो बात हो जाती है। भाई एक बात आपने हाँ नहीं, ये जो अभी जो बात है ना, जैसे कि महादेवी जी को उन्होंने याद किया, तो ये भी चीजें याद करने की होती हैं। जैसे कि अभी हम अगर ट्रेन से घूमने की जैसे बात हुई तो बहुत सारे दर्शनीय स्थल हम याद करते हैं ना राजुल। हाँ। उसके साथ साथ अब हमने जैसे बात की कि महादेवी जी याद आ गई उनको, मतलब उनकी अम्मा याद कर रही हैं, तो बड़ा अच्छा लगा। लेकिन यही बात होती है कि हम जिस व्यक्तित्व को याद करते हैं तो उनके व्यक्तित्व की जो खासियत है, जिनसे हम प्रभावित हुए, उन्हें बार बार याद करें तो अच्छी बात है ना। बिल्कुल, मतलब यादों में ऐसी चीजें रखें जो कि जिनका मूर्त रूप हो और जिनका हमारे प्रति, हमारे लिए, हमारे जीवन में जिनका उपयोग हो। जैसे किसी व्यक्ति विशेष को अगर हम याद कर रहे हैं तो सिर्फ उसका नाम लेकर याद ना करें, बल्कि उसके गुणों को याद करें। बिल्कुल। और कुछ उनके सिद्धांत जैसे हों, उन सिद्धांतों को याद करें। जैसे अभी हम ओटक कुशल की बात कर रहे थे, जी कुरूप की जो कविताएं हैं, कविता संग्रह है, हाँ, तो उसमें उन्होंने लिखा है कि कुछ लोग होंगे जो अपनी भूमिका में उन्होंने लिखी थी बात, हाँ। कि कुछ लोग होंगे जो ये बांसुरी जब नष्ट हो जाएगी तो इसकी अच्छाइयों को याद कर रखेंगे, और कुछ लोग होंगे जो कि सिर्फ इसकी बुराइयों को ही याद रखेंगे। उन्होंने लिखा ना, जैसे कि कुछ लोग होंगे, कुछ ही लोग होंगे जो शोक निश्वास लेकर गुणों की चर्चा करेंगे। ये बात सत्य है। तो गुणों की चर्चा हम करें तो ज्यादा बेहतर है, उन्हीं कुछ लोगों में से बन जाए जी। तो तभी, और ये तभी अगर हो जाए तो हम ऐसा व्यक्तित्व बना सकते हैं जो कि दूसरों को याद रह जाए। यानी कि हम जो सिद्धांतों की बात कर रहे हैं या किसी के गुणों की चर्चा करते हैं तो सिर्फ चर्चा करके उसे छोड़ न दें, बल्कि कोशिश करें कि हम अपने व्यक्तित्व में किस तरह से उसको आत्मसात कर सकते हैं, अपने में कैसे उसमें वो खूबियां अपने में ला सकते हैं। 1% भी अगर हमें लगता है राजुल ले आए तो बहुत कुछ हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, ये बात तो है ही। अगर किसी की कोई बात अच्छी लगती है
तो हमें बार बार मन करता है कि उनसे मिलें, उनके पास बैठें, उनकी संगत में रहें। और अगर उस संगत का लाभ हम उठाना चाहें और उन बातों को ध्यान से देखें जो हमें अच्छी लग रही हैं, जिनकी वजह से वो व्यक्ति विशिष्ट लग रहा है, तो अगर उन बातों को हम सीखना शुरू करें तो जीवन जो है वो एक सकारात्मक दिशा की ओर बढ़ने लगता है। बिल्कुल, यानी कि याद करने की जो बात है, हम यही आपसे कहना चाह रहे हैं श्रोताओं। आप समझ भी गए होंगे कि हम सिर्फ उन व्यक्तियों को न याद करें, बल्कि अगर हम दर्शनीय स्थानों की बात करते हैं तो चलिए उनको याद कर लीजिए, थोड़ा आप खुश हो जाएंगे। उसके साथ साथ व्यक्ति के व्यक्तित्व और उनके गुणों और उनके सिद्धांतों, उनकी जो भी चीज़ें हैं, फिलॉसफी है, किसी भी बड़े अगर हम नामी गिरामी व्यक्ति की बात भी करते हैं तो उनकी हम उन सिद्धांतों को आत्मसात करने की कोशिश करें, ताकि आप जब किसी के साथ या आपके साथ कोई बैठे तो वही भाव लेकर उठे कि हम इनके कुछ व्यक्तित्व के गुणों को लेकर चलें, है ना? बिल्कुल, आपको भी ऐसे ही याद किया जाए। बिल्कुल बिल्कुल। और इस प्रक्रिया में कई बार ऐसा होता है कि आप नहीं समझ पा रहे हैं, कई बार आपको असफलता भी मिलती है, कई बार ऐसा भी होता है कि आप बीच में रुक जाते हैं। लेकिन अगर लगातार आप उसी दिशा में बढ़ते रहें तो फिर धीरे धीरे आपके अंदर ये लालसा प्रबल होने लगती है कि हाँ, हम इस चीज को सीखें, हम इस चीज को जानें। और दूर रहकर भी, ये जरूरी नहीं है कि आपने किसी व्यक्ति के पास ही रहें तभी आप वो चीज सीख पाएं, दूर रहकर भी आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। हाँ, यानी कि जो हम व्यक्तित्व की बात कर रहे हैं वो दूर रहकर क्या हो सकता है, आप सिर्फ उनके बारे में पुस्तकों में पढ़कर भी आप उसको अपने साथ ले सकते हैं, उसको अपने अंदर जोड़ सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है, पुस्तकों में पढ़ी हुई बातें याद रह जाती हैं। बिल्कुल। तो भाई, उठते हैं वही जो गिरते हैं, जो चलते हैं वही तो गिरेंगे ना। तो आप गिरने से न डरे। एक बार अच्छी बात यह है कि जो गिरने के बाद उठ जाता है और फिर से दौड़ता है तो वही तो जीतता है। तो बस चलते चलते हम यही कहेंगे कि अपनी यादों को सहेजिए, उन्हें सुनहरा बनाइए और उन यादों को जीने की कोशिश करिए जो कि आपके जीवन को यादगार बना दे। क्या बात है। और हमने आज बहुत सारी यादें आपके साथ बांटी, तो जरूर हमें उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा। आप जरूर बताइएगा हमें, है ना? तो अब इजाजत ले सखियों से। सभी सखियों को राजुल और रेणु चतुर्वेदी का नमस्कार। सखी सहेली।